नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। जिस दौरान मुझे एक ऐसे साहित्यकार से मिलने तथा पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद मुझे हिंदी साहित्य से जुड़ी कई प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा हुई। उन प्रश्नों के समाधान को जानने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित रहा। मित्रों, आज हमारे आग्रह पर संवाद के लिए उपस्थित हुई हैं छात्रों की प्रिय डॉक्टर आरती स्मिथ। तो आप सभी को की सहायता से मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आरती स्मिथ का। मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रही हैं जो विविध शैक्षणिक तथा सामाजिक गतिविधियों तथा लेखन के बीच आप अपने पाठकों, मित्रों, सहकर्मियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रही। बातचीत के दौरान हम उनके व्यक्ति के बारे में भी जानेंगे और फिर हम संवाद आरंभ करेंगे। संवाद आरंभ करने से पहले मैं उनके जीवन परिचय या उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आपका जन्म बिहार के कटिहार शहर में हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। आपने ग्राम विकास में डिप्लोमा तथा आप 1995 से आकाशवाणी से जुड़ी रही। साहित्य के क्षेत्र में आपकी 2 कहानी संग्रह, कविता, आलोचना, समीक्षा, साक्षात्कार व यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य आदि रचनाएं प्रकाशित हुई। आप शैक्षिक तथा साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहले पढ़ा भी हुआ हूँ मैम से ग्रेजुएशन के टाइम पे सत्यवती कॉलेज के दौरान, और मुझे उस टाइम पे इतना अनुभव नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मैम का खुद ही इंटरव्यू लूंगा। इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद मैम। मैम आपको भी बधाई। किस बात के लिए? आपकी एक कविता संग्रह है तुमसे तुम तक पर एमफिल हुई है। हाँ, आपने सही सुना। महाराष्ट्र की छात्रा है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा महाराष्ट्र की अंजू हुडा, उसने एमफिल किया है। आपने पढ़ी है? जी मैम। मैम जैसा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान में देखा कि आपने हमेशा जिज्ञासु यानी जानने की प्रवृत्ति रही है। आपने मेरी ही एक सहपाठी से ब्रेन लिपि सीखी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि इंसान को पूरी जिंदगी छात्र ही बनकर रहना चाहिए। सीखने की ललक अगर खत्म हो गई और खुद को अगर आपने मान लिया कि मैं पूर्ण हो गया ज्ञान के मामले में, तो उस दिन से आप अपना विकास रोक देते हैं। धन के विकास को मैं विकास नहीं मानती। बौद्धिक विकास, विवेक का विकास, हर विकास का एक चरम होता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन व्यक्ति यह मान ले कि मैं चरम पर पहुंच गया, फिर वह कुछ और करने योग्य नहीं होता। तो मुझ में यह ललक बचपन से है कि कुछ भी नया देखूं तो मैं सीखूं। और यही कारण था कि लेजर पीरियड में मैं आपके सहपाठी उमा शंकर, जो कि दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो बौद्धिकता है और उनमें जो सिखाने का तरीका मैंने देखा, वह एक शिक्षक वाला है और मुझे उससे सीखकर बहुत अच्छा लगा। तो यह सीखने का क्रम सिर्फ वहीं तक नहीं रहा। मुझे जहां मौका मिलता है, जिनसे मौका मिलता है, मैं उनसे उनके गुण को सीखना चाहती हूँ। रेलवे मंत्रालय के राजभाषा विभाग के पूर्व निदेशक हैं विजय मल्होत्रा जी। उनका यही कहना है कि आरती, तुम्हें बस अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जो देखती हो, बस सीखना है कि सीखना है और उसको
अपने में मिला लेना है। और तो यह प्रवृत्ति तो है, और इससे मैं महसूस करती हूँ कि मेरा आंतरिक विकास भी दिनों दिन होता जा रहा है। मैम, मैंने देखा है कि आपकी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है वो बहुत ही दिलचस्पी रही है। इनफैक्ट आप जिसे भी देखते हो, जिसी भी दिव्यांग बच्चे को मैंने देखा कि आपने ब्रेन लिपि वहां से सीखी और अलग अलग चीजों की जिज्ञासा, जैसे कि अभी आप वर्तमान समय पर लॉकडाउन के दौरान आपने चित्रकारी ही सीखी। बहुत मजेदार प्रसंग है। ये कह सकती हूँ कि जब सेशन खत्म हो गया कॉलेज का, मई में 15 मई तक तो सत्र चला, और तो एकदम से मुझे लगा कि लेखन तो चल ही रहा था बीच बीच में, तो इसका श्रेय मैं अपनी बेटी श्रेया श्रुति को देना चाहूंगी। तो उसने कुछ पुराने ब्रश और पोस्टर कलर मुझे दिए कि मन ना लगे तो दीवार पे कुछ कुछ छोटे छोटे फूल बनाया करो। तो ये छोटे छोटे ना होकर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हो गए और पूरे दीवार में पेंटिंग हो गई। और उसके लिए मुझे पुरस्कार भी मिला। मेरे जन्मदिन पर उसने फिर मुझे एक्रेलिक का स्टूडेंट वाला सेट ला कर दिया, 2 कैनवास ला कर दिया और नया ब्रश ला कर दिया। कांग्रेचुलेशन मैम। तो अभी भी पहले मैं चीजें बिगाड़ती हूँ बुरी तरह, क्योंकि सीख कर नहीं बना रही। लेकिन हाँ, जहाँ इस मामले में मैं फिर वही कहूंगी कि वह मेरी आलोचक होती है या सलाहकार होती है। तो जब मैं बना लेती हूँ और उस पर फिर उसके जो कमेंट आते हैं कि ये थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा होता, तो मैं दोबारा से उस पर थोड़ी सी मशक्कत करती हूँ। लेकिन पेंटिंग मजे के लिए करती हूँ, आनंद के लिए करती हूँ। जैसे लेखन में सरोकार जुड़ा हुआ है, ये भी जिज्ञासा से जुड़ी हुई है। हाँ, मतलब नई नई चीजें करना मुझे पसंद है। जैसे दीवार से बात शुरू हुई तो फिर कोई रेडीमेड कैनवास नहीं, जो भी टुकड़ा वुकड़ा था शुरू में उस पे ही बनाना शुरू कर दिया। आपने तो देखी भी है तस्वीरें सबकी। और जी जी मैम। कल पत्थर पर कुछ उटपटांग चित्र बनाए। तो नई नई चीजें करना अच्छा लगता है। बस इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरे किसी भी काम से किसी की कोई हानि ना हो। जी मैम। मैम, जैसे कि आपकी कविता संग्रह मैंने तुमसे तुम तक पढ़ी, तो मुझे लगता है कि आपकी कविता मानवीय मूल्यों पर आधारित है। आप पाठक हैं, आप बेहतर बता सकेंगे। जैसा कि मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। सही लगता है। देखिए, अगर आप एक जिम्मेदार लेखक हैं, मतलब साहित्यकार हैं, कवियत्री हूँ, कहानीकार हूँ, जो भी हूँ, अगर समाज का हित आपके ध्यान में नहीं है और समाज की विद्रूपता पर लिखकर लोगों को जगाने का साहस नहीं है, तो फिर आपको लिखना नहीं चाहिए। लेखन व्यापार नहीं है, लेखन जिम्मेदारी है। भले ही उसकी शुरुआत शानदार सुखाई से होती है, लेकिन धीरे धीरे वह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जहां तक कविता का सवाल है, कविता में संवेदना का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, कविता हो या कहानी हो, वह उतरती है। उसको सोच के नहीं लिख सकते आप। मैंने आज तक सोचकर कविता नहीं लिखी है। अगर वह आती है तो मैं रोक नहीं सकती, वो एक बेचैनी से भर देती है आपको। और अगर उस समय मैंने रोक लिया तो वह कविता कभी भी मुकम्मल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। इस तरह की कम से कम 500 कविताएं मेरी टूटी हैं, जिसको मैं कभी नहीं पूरा कर पाई। कविता में एक चीज अच्छी है, अगर आप किसी वेदना से जूझ रहे हैं, अब यह वेदना निजी नहीं होता। लेखक का, मुझे लगता है कि लेखक का निजी उसका समाज ही है। वह उससे इस तरह जुड़ जाता है कि समाज की वेदना उसकी अपनी वेदना बन जाती है। जब तक वह परकाया प्रवेश नहीं करता,
जब तक दूसरे के दुख सुख को नहीं महसूसता तब तक वह लिख नहीं सकता। तो जब यह व्यथा, जब यह वेदना उसे इतना अधिक आप कह सकते हैं कि भीतर से रौंदती है कि उसको विरेचन के लिए कविता की शरण में जाना होता है। तो कविता पीड़ा के विरेचन का बहुत सशक्त माध्यम है और यही कारण है कि आपको उसमें मानवीय मूल्य नजर आते हैं। और जैसा कि आप पहले से जानते भी हैं, कक्षा में मैंने कई बार चर्चा करते हुए बताया है आपको कि हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जो हमसे पीछे है उसकी उंगली पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ने में मदद करें। जिनकी आंखें सुनी है उसमें उम्मीद जगाएं। तो जो शोषित वर्ग है, जो बुजुर्गों का समुदाय है वृद्धाश्रम में, या फिर ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि सब कुछ अच्छा है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद को अकेला पाता है। यूथ में यह चीज बहुत अधिक है, किशोरों में भी है। आपने कविता संग्रह की चर्चा की तो उसमें आपने कई रंग पाए होंगे। संबंध के भी रंग हैं, मनोवैज्ञानिक खोज भी है, और कई एक सामाजिक मुद्दों पर जो कि हाशिए पर भी नहीं है, दिखते ही नहीं है, मतलब उनको कहीं जगह नहीं मिली, उन पर मैंने बात रखी है और वो मानवीय मूल्यों से ही जुड़े हुए हैं। तो और शायद इसीलिए एमफिल के लिए चुनी भी गई होगी वो कविताएं निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है व्यक्ति कोई भी हो, उसको अगर उसने जन्म लिया है तो परिवार के प्रति तो दायित्व है ही, लेकिन उसका पालन पोषण जिस परिवेश में होता है उसके प्रति भी उसका दायित्व है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले कुछ और बातें हो रही थी। तो यह जो समाज का एक तबका है जो उठापटक समाज में चल रही है, आप देखेंगे तो कई तरह के, हर रोज हम रात को सोते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि अगले दिन क्या न्यूज हमारे सामने आने वाला है। तो इसमें से जिनकी चेतना झकझोरती है वो कलम उठा लेते हैं। कविता चूंकि बहुत गति के साथ आती है और बहुत जल्दी उतर जाती है पन्नों पर, शायद इसलिए वह मानवीय संवेदनाओं को बहुत खूबसूरती से समेट पाती है। तो पहला ड्राफ्ट जरूरी नहीं है कि कलात्मक हो, लेकिन पहला ड्राफ्ट हमेशा पूरे भाव को और सरोकारों को लेकर आता है। आप उसको बाद में आरोपित नहीं कर सकते। आपको कविताएं अच्छी लगी थी? जी मैम, बहुत अच्छी थी। जैसा कि मैम मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जब आपने मुझे पढ़ाया प्रेमचंद के बारे में, तो मैंने देखा कि आपने प्रेमचंद को पढ़ाते समय हमें वर्तमान की स्थितियों का भी वर्णन करवाया। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद हमारे आसपास ही है, या फिर प्रेमचंद हमसे कहीं अनोखे नहीं है, या फिर मतलब कि डिफरेंट नहीं रह गए हमारे। प्रेमचंद आज भी उतने ही पसंद किए जा रहे हैं। उसका कारण यही था कि प्रेमचंद हमेशा जमीन से जुड़े रहे। प्रेमचंद ने एसी में बैठकर भूख पर कहानी नहीं लिखी। प्रेमचंद किसानों के बीच जाकर बैठते थे, भूमिहीन मजदूरों के बीच जाकर बैठते थे और दुख सुख बतियाते थे। इसको दुख सुख बतियाना कहते हैं। प्रेमचंद क्या करते थे, वो अपनी बात नहीं कहते थे, वो हाल पूछते छेड़ देते थे। अब जब आप किसी को उसके दुख पर उंगली रखते हैं तो क्या होता है, दुख एकदम से उतावला होकर प्रकट होने लगता है ना। प्रेमचंद यही काम करते थे। तो जो ग्रामीण भाई थे वो खुद ब खुद अपनी सारी पीड़ा कह देते थे। अच्छा रचनाकार वही होता है जो उसको जीता है। मैंने प्रेमचंद से यह सीखा है, उसको आत्मसात करता है, और जब उसको आत्मसात कर लेता है तो वह दर्द उसका अपना बन जाता है, फिर वह लिखता है। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ाते हुए मैं वर्तमान से जोड़ती रही, तो प्रेमचंद आज भी याद किए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन प्रेमचंद ने जिन सरोकारों को उठाया वे आज भी प्रासंगिक है, यह दुखद है। आज भी किसान पीड़ित हैं, आज भी मजदूर पीड़ित हैं, आज भी दलित पीड़ित हैं, आज भी स्त्रियां पीड़ित हैं। तो यह दुखद है कि 100 साल में भी हमारी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। अंग्रेज चले गए,
आजाद हुए हमें 72-73 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आप देखें अनाथ आश्रम जाएं तो दिमाग खराब होता है बच्चों की स्थिति देखकर। और जहाँ तक बात अध्यापन की है तो सिर्फ प्रेमचंद नहीं, मैं किसी को भी पढ़ाती हूँ तो उनके जो सरोकार हैं, कोशिश करती हूँ कि छात्रों को उन सरोकारों से सच्चे रूप में जोड़ सकूं और उनको यह दिखा सकूं, बता सकूं कि आज भी वे सरोकार किस हद तक जीवंत हैं और इसमें उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती कि एक शिक्षक को सिर्फ सिलेबस पढ़ाना चाहिए। शिक्षा व्यवसाय नहीं है मेरी नजर में। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा नौकरी भी नहीं है। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बाद की पीढ़ी को सही दिशा दे। वह उसको अंक के लिए ना पढ़ाए, वह जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो आत्मा है, उस पाठ्य पुस्तक की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ छात्रों को जोड़े। अब मैं प्रेमचंद के साथ ही आपको क्लास ले चलती हूँ। पहले क्लास से बाहर हम लोग क्लास में रहते हुए आप लोगों को मैं बाहर की दुनिया घुमाती थी, कहानियों से जोड़कर, संदर्भों से जोड़कर। आज मैं आपको क्लास लिए चलती हूँ। आपका ही एक साथी है, आपको नाम नहीं बोलूंगी, आप समझ जाएंगे। आज का जो परिवेश बना, नफरत का परिवेश, आपने देखा कि उसका कितना अधिक असर क्लास में भी हो रहा था। अपने सहपाठियों से ही नफरत शुरू हो गई थी, जाति को लेकर, कौम को लेकर। मैंने तो प्रेमचंद पढ़ाया, लेकिन प्रेमचंद पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या किया कि वह बच्चा सुधर गया है। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मैम, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, मैं बहक गया था, मैं जान चुका हूं कि ये चीजें युवा पीढ़ी को भड़काने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए है। तो यह एक शिक्षक का रोल है। एक शिक्षक की यह भूमिका है कि अगर छात्र दिग्भ्रमित हो रहे हैं या बाहरी किसी दबाव में या बहकावे में गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, उनका दिमाग सही है लेकिन उस दिमाग का गलत उपयोग किया जा रहा है, तो एक शिक्षक का मैं तो कहूंगी धर्म है कि वह सिर्फ किताब पढ़ाकर अपनी मुक्ति ना माने, छात्र के व्यक्तित्व को रचे। क्योंकि युवा ही तो देश का भविष्य है। भविष्य क्यों है? मैं कहती हूँ युवा ही देश का वर्तमान है, भविष्य नहीं है। युवा देश का वर्तमान है और हमारा वर्तमान अगर दिग्भ्रमित रहा तो देश तो हमेशा होगा पर चलेगा, अच्छे दिन आएंगे पर चलेगा। लाना है तो उसके लिए आज हमें तैयार होना होगा। जी मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी अभी अभी कहानी प्रकाशित हुई है, सीट नंबर 49 कहानी संग्रह। तो आपने इसका शीर्षक किस जी मैम, कहानी संग्रह, तो आपने इसका शीर्षक किस आधार पर रखा, सीट नंबर 49? मजेदार है या अटपटा है, क्या है? जी कहानी मजेदार ही है सीट नंबर 49। एक कहानी है सीट नंबर 49। उस संग्रह में एक कहानी है सीट नंबर 49 और यह एक बुजुर्ग की यात्रा पर है। ट्रेन की एक बोगी है, बोगी नंबर बी, मतलब बी क्लास, और बी क्लास के सीट नंबर 49 पर वह जो बूढ़ा है उसकी पूरी जिंदगी को बड़े संक्षेप में उकेरा है मैंने, और इसमें नरेशन किया है बोगी ने, यानी मानवीकरण बोगी का मैंने किया है। और ये खुलासा तो चूंकि अब किताब आ चुकी है इसलिए मैं बता रही हूँ, यह खुलासा कहानी खत्म करने के बाद ही हो पाती है कि नरेटर कौन है। और भी कहानियां उसमें हैं, सरोकार से जुड़े हुए संबंधों से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। तो आपने, मुझे लगता है, कुछ कहानियां तो पढ़ी भी हैं, आपके मैसेज मुझे मिलते रहे हैं फोन पर। मैंने देखे हैं और समय समय पर रीड भी किया है उन्हें। हाँ, तो जैसे कुछ कहानियां जो
उसमें इस संग्रह की अधिकांश कहानियां पहले आ चुकी हैं और आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई हैं। तो यह पाठकों की जिद थी, उनका प्यार था कि भाई अब संग्रह आना चाहिए। तो फिर मैंने कोशिश की, कंपाइल किया और संग्रह आपके सामने है, सीट नंबर 49। जी, जैसा कि हमने जाना, आपकी कुछ लेखों तथा बाल साहित्य पर पीएचडी भी हो रही है, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? लेखों पर नहीं, बाल साहित्य पर पीएचडी हो रही है और सोचा तो बिल्कुल नहीं था, कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है लिखना मेरी जिम्मेदारी है, समाज को अच्छी चीजें पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ी संस्थाएं आपको नकार भी जाती हैं और चूंकि सिर्फ शिक्षा जगत नहीं, साहित्य जगत में भी दो तरह की चीजें चल रही हैं। एक तो सीधा सीधा रास्ता है ईमानदारी का और मौन लेखन का। प्रेमचंद मौन लेखन करते थे, प्रेमचंद बहुत मंचों पर नहीं जाते थे और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत मानती हूँ उनको। मुझे लगता है कि लेखन साधना है और साधना एकांत में ही होती है, मौन साधना। तो साहित्य की जो मौन साधना मैंने की, बिना इस प्रयास के कि ढिंढोरा पीटा जाए और बहुत पब्लिसिटी हो। हाँ, ये जरूर चाहती थी कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था, जैसा कि पहले एमफिल वाले में भी हुआ कि अचानक से फोन आया और उसमें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से खबर भी आई थी, लेकिन इसमें तो छात्रा ने सीधे फोन उठाकर कहा कि मैं मंजूश्री बोल रही हूँ और मैं आपके बाल साहित्य पर पीएचडी कर रही हूँ और मैंने 9 बाल साहित्यकार को लिया है, उनमें से एक आप हैं। तो मेरे लिए यह खुशी का क्षण तो था, हैरानी का भी क्षण था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरी रचनाएं पढ़ी हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, कुछ कुछ मैंने पढ़ी है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको शामिल किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि अब इस क्षेत्र में मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो उन्होंने एक और बात बताई कि मैंने बाल मनोविज्ञान से जुड़ी आपकी रचनाएं बहुत पढ़ी, लेख भी पढ़े, आपने लेख की चर्चा की। तो लेख पर पीएचडी नहीं हो रहा है, पीएचडी नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाल मनोविज्ञान पर और प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो मेरे साक्षात्कार हुए और जो लेख प्रकाशित हुए, वे दूर दूर तक पहुंचे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तभी उड़ीसा में वो छात्रा रहती है और डीएवी की अध्यापिका हैं और उन्होंने मुझे चुना, तो खुश तो हूँ क्योंकि जब आप बिना किसी पैरवी के, किसी अनजाने के द्वारा चुने जाते हैं किसी भी रूप में, तो आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी पुरस्कृत हुई है। तो लेखन की जो साधना है, निश्चित तौर पर जब ऐसे कार्य होते हैं आपकी रचना पर, तो ऐसा महसूस होता है कि वह पुरस्कार मिल रहा है। मैम, मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप बाल लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैंने जब शुरुआत की थी, और आपने कविता में भी पाया होगा, ये पाई होगी बातें, कि मैं बाल मनोविज्ञान को लेकर मैंने बहुत काम किया है, कविताओं में भी कहानियों में भी। लेकिन बाल मनोविज्ञान पर जो लिखा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की चिंता तो मेरे साथ शायद 25 वर्षों से है, क्योंकि आकाशवाणी में मैं 1995 से जुड़ी और मेरी पहली कहानी भी बच्चे को लेकर ही थी। एक शोषित वर्ग का
बच्चा किस तरह जब घर में झगड़ा देखता है और कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो बच्चे के दिमाग पर क्या असर होता है, इस पर मेरी कहानी थी, जो बाद में दिल्ली से नाट्य रूपांतर होकर उसका प्रसारण भी हुआ, परिणाम। तो बाल मनोविज्ञान को लेकर तो कहानी, कविताएँ मैंने बहुत लिखी, लेकिन उसको बाल साहित्य नहीं बोला गया। हालाँकि ईदगाह में भी बच्चों पर लिखा गया है, लेकिन वह बच्चों के लिए नहीं है। मतलब छोटा बच्चा उस कहानी को नहीं पढ़ सकता है। या इस तरह के और भी हैं, अमृतलाल नागर जी की भी 2-3 कहानियाँ हैं। बाद में उनको बाल साहित्य में रखा गया है। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, 10 साल के हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की रचनाएँ तो मैं बहुत दिनों से करती आ रही हूँ, और जब मंजू ने मुझे कहा कि मैं आपके बाल साहित्य पर काम कर रही हूँ, तो मैं एक बार सोच ही नहीं पाई कि मैं कहाँ से समेटना शुरू करूँ। अब रह गया कि बाल साहित्य किसको कहते हैं? पहले मैं यह बता दूँ तो लेखन कैसे होता है, यह समझना आपके लिए आसान होगा। शिशु साहित्य से शुरू हो जाता है, यानी प्ले स्कूल के बच्चे से। और मेरी माने तो प्ले स्कूल नहीं, बच्चा जब 4-5 महीने का हो तब से अगर आप उसको किताब दिखाना शुरू करते हैं ना, तो वो चित्र उनको बहुत खींचता है अपनी तरफ। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी इंटरव्यू के, तो उसमें मैंने ये विस्तार से बता दिया है, तो दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो बाल साहित्य का लेखन बच्चे को ध्यान में रखकर होता है कि इसका जो पाठक बच्चा है, वह किस उम्र का है। अगर वो 3 साल का बच्चा है, तो उसमें शब्द कम होते हैं, आपकी बात को चित्र के द्वारा दिखाया जाता है, भाव आपके ही होंगे। यानी वैसी किताब लिखते समय अ, मेरा एक शिशु साहित्य आ चुका है, बाकी 3 पर अभी काम जारी है। मैं अच्छी हूँ ना, एक-एक पंक्ति है एक-एक पेज पर, किसी-किसी में 2 है, किसी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाव संचरित हैं, भाव का संचार नहीं रुका है। तो लेखक को एक तो यह ध्यान रखना होता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, कितने छोटे बच्चे के लिए लिख रहे हैं, कितने बड़े बच्चे के लिए लिख रहे हैं, यानी बच्चे की आयु, यह एक हुआ। दूसरा है बच्चे का स्तर। एक सोसाइटी में रहने वाला महानगरीय बच्चे की सोच, समझ, दृष्टि जहाँ तक होगी, वह गाँव के बच्चे की नहीं हो सकती, क्योंकि उसका माहौल बिल्कुल अलग है। तो परिवेश को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं और उसके अनुसार शब्द चयन करते हैं। यानी अगर मैं उड़िया में लिख रही हूँ और मैं उड़ीसा के परिवेश को ना लिखूं, वहाँ का बच्चा बहुत रिलेट नहीं कर पाएगा, छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा तो पढ़कर समझ भी सकता है, लेकिन छोटा बच्चा जुड़ेगा नहीं उससे, है ना? जी। या अगर मैं पूर्वांचल के लिए लिख रही हूँ, पूर्वोत्तर के लिए लिख रही हूँ और वहाँ यहाँ वाली भाषा दे दूँ, तो बच्चे उतना मजा नहीं ले पाएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो पुस्तक लिख रहे हैं वह ऐसी बने जिसे हर बच्चा समझ सके और आनंद ले सके, उसका रुझान बने। प्रथम बुक्स ने इसमें कैटेगरी बनाई हुई है, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। अब स्तर 4 का मतलब होता है कि वहाँ 11-12 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, अमूमन बाल साहित्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिखा जाता है। तो यह जो 11 से 14 या 12 से 14 वर्ष का बच्चा है, यह तो किशोर होने की प्रक्रिया में होता है। हम कुछ समस्याओं को लेकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो 5 से 7 साल का बच्चा है, वह उसका फैलाव वहीं तक होता है जहां तक वह गया होता है। घर, स्कूल, आसपास। मान लीजिए कि आपका गांव नहीं है, आप दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में ही बड़े हुए, आपने आगरा तो देखा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है गांव कैसा है। तो संभव है कि आप फोटो देखकर कुछ कल्पना कर ले, छोटे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो संभवतः आपको अपने से जोड़े
या ना भी जोड़े, दोनों बातें हो सकती हैं क्योंकि आपके समझ का दायरा वहीं तक है। दूसरा, लेखन के समय यह भी ध्यान रखना होता है कि शब्द कैसे हों। ये जो मैंने परिवेश की बात की, तो वहाँ शब्द बहुत मायने रखते हैं। अब कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है और कोई सरकारी स्कूल में है जहाँ के मास्टर जी आते ही नहीं, दोनों का जो बौद्धिक विकास है उसमें अंतर होगा। तो एक सामान्य, अगर मुझे ये लगता है कि मेरी किताब दूर दूर तक पहुंचे, एक बात कह रही हूँ, तो मुझे ऐसे शब्द चयन करने होंगे जो हर एक बच्चे को समझ आए। बड़े और बच्चे की किताब में हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि शब्द कैसे हो, उसमें संयुक्ताक्षर कम से कम हो। जैसे जैसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिखना शुरू होता है, जैसे 8 से 10 साल वाले बच्चे के लिए हम लिखते हैं, तो उसमें कुछ नए शब्द डालेंगे। 10 से 12 के लिए और थोड़ी बड़ी पंक्तियां, एक पेज पूरा लिखेंगे, एक तरफ चित्र हो ना भी हो, जैसे। और जो 12 से 14 है उसको तो मैं किशोर मानती हूँ। तो इतने बड़े बच्चे तो अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत भारी भरकम ना हो, भाव ऐसे हों जो आराम से, बिना डिक्शनरी बहुत खोले हुए बच्चों को समझ में आता जाए। तो लेखन के लिए ये कुछ बातें हैं जिसको बहुत गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए। का पाठक वर्ग कौन है, किताबें कहाँ तक पहुंचने वाली हैं, किस किस परिवेश में जाने वाली हैं और किस किस उम्र के बच्चे के पास जाने वाली हैं। एक चीज सुमित मैं और बताना चाहूंगी, हालांकि यह मेरी निजी राय है। मैंने देखा अपनी कुछ रचनाओं को, साहित्यकारों ने उनको एवरेज कहा, साहित्यकारों ने, बाल साहित्यकार ने एवरेज कहा या कहा कि ये मेरी संस्था के योग्य नहीं है। छोटे बच्चों ने उन कहानियों को बहुत पसंद किया। तो बतौर बाल साहित्यकार मुझे लगता है कि जो मेरे जज होंगे, मेरा लेखन कैसा है, उसके असली निर्णायक तो बच्चे हैं। अगर बच्चों ने पसंद किया तो मेरी रचना ठीक है। जी जी। साहित्यकार अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अभी एक रचना में आपने शायद देखा भी होगा व्हाट्सएप पर, बंदरों की सभा। बहुत पुरानी कहानी है मेरी और बाल मंजूषा से प्रसारित भी हुई थी दिल्ली से, लगभग 10 साल तो हो गए। वह रचना उड़ीसा की नन्ही सी बच्ची को इतनी प्यारी लगी और उसने इतने नाटकीय अंदाज में उसको प्रस्तुत किया कि मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरी कहानी जिंदा हो गई है और यह खुशी हुई कि मेरा लेखन सही दिशा में है। कोई बच्चा स्वयं आपकी कहानी को चुनकर कहता है कि मैं इस पर एक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपकी रचना तो जी उठी ना। एक और छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ते चलना चाहूंगी। मैं बिहार में 5 वर्ष तक डीएवी में थी, उसके पहले दून पब्लिक स्कूल में। तो बच्चों के लिए संजोया नहीं कभी, लेकिन लिखने की आदत, शायद बच्चों के लिए लिखने की आदत वहीं से विकसित हुई, क्योंकि बच्चों को जब एक्ट करना होता था तो उनके मोनो एक्टिंग के लिए लिखती थी, छोटे छोटे स्क्रिप्ट जैसे बनाती थी। मंच पर उनको नाटक करवाना होता था तो उसके लिए छोटे नाटक लिख देती थी, डायरेक्ट करती थी, लेकिन उनको कभी संजोया नहीं। तो मैं आज अगर सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है कि अगर मैं उन चीजों को रखती तो आज मेरे पास वो साहित्य मेरा कितना समृद्ध होता। कभी मैंने उसको संजोया नहीं। या आकाशवाणी के बाल मंजूषा में मैं लगातार प्रोग्राम देती रही तो बच्चों को ही तो कहानियां सुनाती थी या कविताएं सुनाती थी इस तरह। और बच्चे चूंकि पसंद करते थे तो आकाशवाणी में बार बार बुलाया जाता था। तो लेखन में मैंने इन चीजों पर हमेशा फोकस किया, ध्यान दिया कि मैं किस तरह के बच्चों के लिए लिख रही हूँ। जैसे मैं बिहार में थी तो बिहार के परिवेश को
ही ध्यान में वो बिहार का ही परिवेश रहा और वहाँ बच्चे गाना बहुत पसंद करते हैं, माने गीत में ढालकर। तो उस समय अधिकतर जो भी बाल रचनाएँ मेरी हुई, कविताएँ खास करके, वो तुकांत होती थी। बच्चे उसको राइम्स की तरह भी गा रहे हैं। जो थोड़े बच्चे हैं उन्होंने गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। लेकिन हाँ, पंक्तियाँ हमेशा वही रखी जो उनके बौद्धिक स्तर से मैच खाता हो। अब अगर आज मैं दिल्ली में बैठकर लिख रही हूँ, तो मैं दिल्ली में बैठकर सोसाइटी के बच्चे को भी देख रही हूँ, श्रमिक बस्ती के बच्चे को भी देख रही हूँ, जो पूरे देश के गरीब आदिवासी बच्चों का एक रिहायशी है राजेंद्र आश्रम, वहाँ के बच्चे को भी देख रही हूँ, है ना? और छोटी-छोटी उम्र में 12 साल की उम्र में मतलब सब्जी बेचते बच्चों को भी देख रही हूँ। तो बचपन तो सबका है। उन सबको ध्यान में रखकर किस किनके पास किस तरह की रचनाएँ काम करेंगी, मेरी कोशिश है कि मैं हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिखूँ और उनके अनुसार लिखूँ। तो मोटे तौर पर तो यही है कि आप शब्द का ध्यान रखें, शब्द चयन का, किनके लिए लिख रहे हैं इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि उपदेश ना दें, लेकिन संदेश ऐसा हो कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर। और मुझे लगता है कि बाल साहित्य सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ों को पढ़ना चाहिए, खास करके माता-पिता को। मुझे लगता है कि धन्यवाद मैम। मैंने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया आपको। नहीं नहीं, आपने सारी कड़ियों को जोड़ा, इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। वो तो पुरानी आदत है, क्लास में भी मैं सारी कड़ियों को जोड़ा करती थी और मुझे अभी याद आ रहा है कि आप बार-बार मुझसे एक सवाल करते थे कि मैम आप भगवान को मानती हैं? तो ये अवसर है कि यस मैम, यस मैम। मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि मैं भगवान को मंदिर में नहीं खोजती, भगवान को मानती हूँ, ईश्वर को मानती हूँ। भगवान और ईश्वर दो चीज, देवत्व मेरे आपके हर एक के अंदर है। तो हम और आप भी अपने कर्मों से भगवान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। अब कोई कहेगा कि ईश्वर एक है तो उसका कौन सा रूप है? अगर आप अपने साथ जीते हैं, मुझे लगता है हर व्यक्ति को थोड़े समय, पूरे दिन में कुछ समय सिर्फ अपने साथ होना चाहिए, अपने साथ। आरती स्मिथ मेरा नाम है, मैं आरती स्मिथ नहीं हूँ। आरती स्मिथ मेरा नाम है, मैं आरती स्मिथ नहीं हूँ। ये जो है, लोगों को यह तब तक नहीं समझ आता जब तक कि वह खुद के साथ नहीं होते। खुद के साथ होने का मतलब है शरीर, मन, अंतर्मन, आत्मा। तो जब तक आप अपने से नहीं मिलेंगे, आप उससे कैसे मिलेंगे? अब मैं आपको छोटा-सा आपका प्रश्न सरल है, लेकिन ये सरल भी नहीं है। मतलब देखने में लगता है कि सहज प्रश्न है, लेकिन ये सरल नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, वक़्त आने दीजिए। उस समय तो यही कहा था कि हाँ, मानती हूँ। जी। भगवान और ईश्वर का अंतर मुझे भी धीरे-धीरे समझ में आया। जो भी व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, वह कभी भी किसी दूसरे को अपनी वजह से कष्ट नहीं देगा। ईश्वर मानने का अर्थ यह कहीं नहीं है कि आप किसी भी दूसरे को तकलीफ दें, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, जातिगत हो, सामाजिक हो, मतलब धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह से वह दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्राणी को, प्रकृति को नष्ट नहीं करेगा, अगर वह ईश्वर को मानता है तो। क्योंकि वह जी।
अगर सचमुच ईश्वर को मानेगा तो वह यह एहसास कर पाएगा कि कोई तो दिव्य ऊर्जा पुंज है जिसने पूरी सृष्टि को बांध रखा है। आप बताइए, आप पेड़ देखते हैं, आप ज्यादा नहीं 10 पेड़ देखिए, मैं 1000 लाख की बात नहीं करूंगी। हर पत्ते में जो रंग होता है, जब वो पनपता है उसका रंग देखिए, जब वो युवा होता है उसका रंग देखिए, जब वो पत्ते बूढ़े होते हैं उसका रंग देखिए। क्या मनुष्य के साथ वह नहीं होता? जीवन होता है। पेड़ में भी आप देखिए ना, अगर आप पेड़ के सामने मुस्कुराइए रोज, पेड़ भी हिलना शुरू कर देता है। तो कोई तो सत्ता है, कोई तो ऊर्जा है जो कि एक अचल में भी जीवन को उसी तरह संचरित कर रहा है जैसे मेरे और आप में। हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, रचना पर मैं फिर आ रही हूँ, कि पेड़ पौधे को बात करना, बात करते दिखाना तो बहुत पुराना स्टाइल है, या पशु पक्षियों को। हम और आप पशु पक्षी की बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वे गूंगे हैं। उनकी अपनी भाषा तो है, उनमें प्रजनन शक्ति भी है, उनमें आपसी प्रेम भी है। और तो और जब फूल खिलते हैं तो फूल का भी पराग विकिरित होता है, फूल भी प्रजनन करते हैं। तो जब हम इन चीजों को मानते हैं तो हम मानते हैं कि यह मेरे हाथ की चीज नहीं है, कोई तो सत्ता है, और ऐसी सत्ता है जो हमसे कहीं अधिक बड़ी है। वो सबसे बड़ा इंजीनियर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए तो बनावट ऐसी है सृष्टि की कि कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक के शरीर में इस तरह की व्यवस्था है कि वो दवा दुकान है, आप खुद में ठीक हो जाएंगे। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बने हुए हैं, छेड़ते हम हैं। ईश्वरवादी होने का मेरा जो मतलब है वह यह है कि मैं ईश्वर को मंदिरों में नहीं ढूंढती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाती, लेकिन मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं दरगाह भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। मेरे लिए ना तो अमीर गरीब का फर्क है, ना जाति का फर्क है। मेरे यहाँ जिस कुर्सी पर मैं आपको बिठाऊंगी, जिस कुर्सी पर किसी पंडित जी को बिठाऊंगी, उसी कुर्सी पर मेरी वो दलित बहन भी बैठती हैं, काम वाली बहन, और हम एक जैसे कप में एक साथ चाय पीते हैं, खाते भी हैं, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती हूँ। आडंबरी ईश्वरवादी हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर को समझता हो यह जरूरी नहीं है। आज मुझे आपको आपका ही प्रश्न याद दिलाना इसलिए जरूरी लग रहा है कि वर्तमान जिस अंधेरे से गुजर रहा है, युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित है, और युवा शक्ति को मुझे लगता है इस तरह बर्बाद होने से रोकना होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा, उसका सही उपयोग होना चाहिए। और हर व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है कि अगर वो उसका सही उपयोग करे, वह सही उपयोग शरीर से नहीं होता है, वह अंतर्मन से होता है। अब समय भी खत्म हो रहा है, मैं 3 मिनट 4 मिनट में अपनी बात समेटती हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में अक्सर लोग टूट जाते हैं। उस समय लोग 2 काम करते हैं। मैं समाज की बात कर रही हूँ, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। पहला तो ये कि मंदिर का दरवाजा खटखटाएंगे, मतलब ईश्वर को याद करेंगे। मैंने भी अपने घर में देखा है, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला रही है, मेरा पूरा परिवार। तो वहां यह भी होता है कि हे प्रभु, यह काम हो जाए तो हम आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। पहले बलि प्रथा थी, तो बच्चा मेरा ठीक हो जाए तो बलि देंगे। शुरू में तो बहुत छोटे में यह समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं 12, 15, 16 साल की होने लगी तो मेरे भीतर एक प्रश्न जागा
कि हम माँ बाप को घूस देंगे तब माँ बाप मेरी केयर करेंगे। अगर हम ईश्वर को माता और पिता बुलाते हैं तो उसको घूस की तो जरूरत नहीं है। जी। एक यह रूप है कि दुख में ही भगवान को बुलाएंगे, और सिर्फ बुलाएंगे नहीं, घूस भी देंगे कि ये काम हो जाए तो मैं आपको 125 के लड्डू खिलाऊंगा या पाठा चढ़ाऊंगा। दूसरा रूप ये है कि जो भी बुरा हो रहा है उस समय भगवान जी को गाली दो, भगवान ने ये सब किया है कि मेरे घर में आफत आई। ये दोनों गलत है मेरी दृष्टि से, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि मेरे माता पिता अपनी समझ के अनुसार परवरिश मुझे दे रहे हैं और ईश्वर को सबके माता पिता मान रहे हैं, परम पिता बोलते हैं ना ईश्वर को, तो भला वह हमारे साथ जी। बुरा कैसे कर सकता है? तो जब तक हम ईश्वर को सही ढंग से नहीं मानते हैं तब तक हम बीच में रहते हैं। यानी एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा घड़ा पानी ज्यादा छलकता है। तो आधा ज्ञान हमेशा खराब होता है। भगवान और ईश्वर का अंतर नहीं मालूम, भगवान के नाम पर झगड़े, भगवान को अपशब्द कहना अगर विपत्ति आ गई तो, या भगवान को याद करना सिर्फ विपत्ति में, दोनों गलत है। तीसरी और अंतिम बात यह कि मैं भी इससे परे नहीं हूं। समझते समझते मैंने ईश्वर को समझा है कि जब बहुत प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो अवसाद होता है, व्यक्ति डिप्रेस होता है। जी। यह मन की गति है, शरीर डिप्रेशन में नहीं जाता है, मन और मस्तिष्क डिप्रेशन में जाता है और शरीर उसके कारण कमजोर हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में, नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई, पैसे नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी होगी, घर का चीजें बिखरेंगी। लेकिन अगर उस समय मन को संभाल लिया तो दुर्घटना होने से बच जाएगी। आप अवसाद की दवा नहीं खा रहे होंगे, आप सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं ले रहे होंगे, और आप यह मानकर चलेंगे कि यह परिस्थिति मुझे ठोक पीट कर मजबूत करने के लिए है। मैं तो मानती हूं कि ईश्वर एक माली है। एक टीचर को भी एक माली होना चाहिए और समय समय पर कुम्हार भी। एक माली होना चाहिए जिस तरह ईश्वर अपने बच्चे को पालन पोषण देता है, और अगर बच्चा उखड़ता है तो उसको मजबूती देने के लिए कभी कभी चुनौतियां भी देता है। तो शिक्षक को थोड़ी सी उस भूमिका को चोरी करके, मैं अब दोनों बातों को मिलाकर बात खत्म करूंगी, कि शिक्षक को ईश्वर की सत्ता को मानते हुए, क्योंकि अगर वह ईश्वर की उस सत्ता को नहीं मानता है तो वह बहुत सकारात्मक होकर कक्षा में नहीं जाएगा। अगर वह नकारात्मक होगा तो वह अपने छात्रों को क्या देगा? मानते हैं ना? अब अगर कोई छात्र पहले से ही नकारात्मक परिस्थितियों में जी रहा है तो वहां माली और कुम्हार दोनों की भूमिका में शिक्षक को समय समय पर होना होगा। इससे क्या होगा? जीवन में गति आएगी और यह जो खूबसूरत संसार है जिसे हमने इस तरह अपना एक रूप देने की कोशिश कर दी है कि जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ वही खुश रह सकता है, इसको हम फिर से थोड़ा बदलने की कोशिश करें, खुशियां बांटें और खुश रहें। तो आपके लिए सुमित मेरी बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं। आप आगे बहुत बहुत तरक्की करें। मेरे सभी छात्रों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ जो समय गुजरा वह बहुत प्यारा था, और सबके लिए मेरी दुआएं
हर समय है, हर एक पल में। और कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं हाजिर हूँ। तो अब विदा लेते हैं सुमित। धन्यवाद मैम।